हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने क्लीवेज की बात की थी कि क्लीवेज क्या होता है। एंड क्लीवेज के बाद में हमने देखा था कि एक जाइगोट बनता है जिसके अंदर एक सेम लाइक माइटोटिक डिवीज़न होता है। कि जो जाइगोट होता है बेटा कुछ ऐसा हमने देखा था कि ये स्पर्म था एंड ये एग था। इनके फ्यूज़न से स्पर्म और एग के फ्यूज़न से क्या बनता है? एग के फ्यूज़न से बनता है जाइगोट। ये एन था और ये भी एन था। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बना था? जाइगोट बना था। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। नाउ दिस जाइगोट विल अंडरगो इनटू ए माइटोटिक डिवीज़न जिसे हमने बोला था क्लीवेज। क्लीवेज बोला था। सेम माइटोटिक डिवीज़न होता है एक तरीके से, ये सेम लाइक माइटोसिस होता है। सेम लाइक माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। बट यहाँ पे G1 एंड G2 एब्सेंट, G1 एंड G2 एब्सेंट होते हैं। कुछ ऐसा देखा था। अब ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल्ड होता है। ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, एक ही सेल होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। क्लीवेज इस जाइगोट में आफ्टर 24 आवर्स ये कितने में डिवाइड हो जाता है? ये एक जो सेल है, ये जाइगोट की जो सेल है ये डिवाइड होके कितनी बना लेती है? 2 सेल्स बना लेती है। और ये जो दोनों सेल्स बनती हैं ये तो क्या बन जाते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये बात भी अपने को बिल्कुल क्लियर थी बेटा। और ये कितनी देर बाद होता है? 24 आवर्स बाद में। 24 आवर्स बाद में ऐसा स्टेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोमियर में। देन आफ्टर 48 आवर्स के बाद में यहाँ से जो स्टेज बनती है 48 आवर्स के बाद में, वो जो स्टेज, ये 2 सेल्ड स्टेज है बेटा। कौन सी स्टेज थी ये? 2 सेल्ड स्टेज बनी थी। इसके बाद में यहाँ पे एक स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं 4 सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं? 4 सेल्ड स्टेज। 4 सेल्ड स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद में यहाँ पे एक 8 to 16, यहाँ से 8 सेल्ड स्टेज बनी, यहाँ से 8 सेल्ड स्टेज बनी। एंड आफ्टर 8 सेल्ड स्टेज यहाँ पे एक ऐसी स्टेज बनती है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसे मलबेरी लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं इसको अपन? मोरूला। ओके, ये बनती है 3 to 4 डेज के बाद में, 3 to 4 डेज के बाद में। एंड आफ्टर मोरूला एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है कि ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है बेटा। ये आउटर जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। एक तरीके से ये वाली जो सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे इनको अपन? ट्रोफोब्लास्ट सेल। और यहाँ पे इसके सेंटर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें इनर सेल मास। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इनर सेल मास। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील, सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इसे हम? ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके आउटर साइड में जोना पेलुसिडा है वो मेंटेन रहती है। ये हमने देखा ही था कि ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है ये कुछ ऐसी ये मेंटेन रहती है। ठीक है बेटा, इसको हमने जोना पेलुसिडा बोला, जोना पेलुसिडा बोला। देन इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, मैं वो चेंजेस यहाँ पर नहीं बनाने जा रहा हूँ। कि इनर सेल मास है वो सेंटर में आ जाता है और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ये चीज़ें अपन बात नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अपन बात करते हैं, चलो मैं बना देता हूँ, ये भी अपन इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये जो सेल्स थी इनर सेल मास, ये किस में डिवाइड हो गई थी? एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। और यहाँ पे जो फ्लूइड था बेटा इसे हमने क्या बोला था?
एमनियोटिक फ्लूइड बोला था, एमनियोटिक फ्लूइड बोला था, ठीक है। और ये वाली जो सेल्स थी इधर, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है। ये कौन सी सेल्स है? ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। और इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ये क्या है? ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील है। ये एपीबेसल है, यहाँ पे ये वाली जो सेल्स है इसे हम क्या बोलते हैं? एपीबेसल। एंड दिस इज द हाइपोबेसल। एंड बेटा यहाँ पे होना क्या है? एपीबेसल, हाइपोबेसल। अब क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट सेल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये वाली जो ये जो जोना पेलुसिडा की सेल्स है इन पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। एंड जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर होगा तो ये जोना पेलुसिडा ब्रेक होगी। जोना पेलुसिडा जो है वो ब्रेक होगी। जोना पेलुसिडा क्या होगी बेटा? ब्रेक होगी, ठीक है। यहाँ से ये वाली स्टेज आ गई। अब यहाँ पे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा कि नेक्स्ट जो स्टेप हमने देखा था, हम बात करेंगे प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट हम किसे बोलते हैं? ये वाली जो स्टेज बनती है 7 डे क्या होता है? 3 to 4 डेज में तो ये बन गया मोरूला, और 2 डेज के अंदर ये बन जाता है क्या? ब्लास्टूला। आफ्टर 24 आवर्स क्या फॉर्म हो जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या होती है बेटा? यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनी है ये क्या होगी? यूट्रस के अंदर क्या होगी? इम्प्लांट होगी। तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यूट्रस मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था ये यूटेराइन वॉल मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स थी, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स थी, ये वाली जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स थी ये इसके साथ में कुछ इस तरीके से अटैच हो जाती हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो आउटर सेल्स थी, यहाँ से बेटा जो आउटसाइड में सेल्स थी जिन्हें हम बोल रहे थे क्या? जोना सेल्स। जोना पेलुसिडा अब क्या होती है? यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। ये जेपी सेल्स जो हैं ये जोना पेलुसिडा सेल क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती है जोना पेलुसिडा प्रेशर पड़ने से। और यहाँ से ये जो है यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई जो कि आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? ये आगे चलकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा आगे चल के, और एक हार्मोन भी रिलीज करेगा। प्लासेंटा ही करता है वो हार्मोन, और ये HCG भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। HCG का प्रोडक्शन भी करता है क्योंकि आगे चल के प्लासेंटा बनेगा, और प्लासेंटा ही क्या करता है? HCG का प्रोडक्शन करता है। अब ये स्टेज जो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स इन्वेजिनेट हो गई। इस वाली कंडीशन को हमने बेटा क्या बोला था? ये वाली जो कंडीशन है इसे हमने बोला था इम्प्लांटेशन। क्या बोला था? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। हम क्या बोल देते हैं? और ये जो टाइम पीरियड है इम्प्लांटेशन कितने डेज में होता है? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7th डे हमें पता चल जाता है कि क्या हो गया है बेटा? फर्टिलाइजेशन हो गया है। 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन की इम्प्लांटेशन हो गया है। ये कौन से डे होता है? 7 डेज लेटर, 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। implantation takes place। implantation takes place, ओके, ये ध्यान में रखना है। उसके बारे में हमने जिक्र किया था, जो किसके बारे में हमने जिक्र किया था बेटा? यहाँ पे जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट को क्या नाम दिया था? प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट हमने बात की थी। कौन सा टेस्ट बोला था हमने उसको? ग्रेविडेक्स टेस्ट बोला था,
इसको पता करने के लिए, यूरिन वाला हमने देखा था ये। तो ये बेटा यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोल देते हैं, अभी एक बार मैं फिर से इस पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बेटा स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने से ये फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, एक सिंगल सेल्ड है लेकिन डिप्लॉइड है। देन इसके अंदर क्लीवेज हुआ, सेम लाइक माइटोसिस है, ये ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होते हैं। 2 सेल्ड बना आफ्टर 48 आवर्स, देन 4 सेल्ड बना, देन 8 सेल्ड बना, एंड 8 to 16 सेल जो स्टेज है, 8 to 16 सेल्ड जो स्टेज है, 16 सेल्ड जो स्टेज है इसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला। 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। और कैसा होता है ये, मलबेरी लाइक, मलबेरी लाइक होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या हम इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये वाली जो स्टेज है ये 16 to 64 की जो कंडीशन आती है इसे हम ब्लास्टुला बोलते हैं। एंड आफ्टर 7 डेज के बाद में ये जो ब्लास्टुला है, ये जो ब्लास्टुला है ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7th डे ये क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बातें बेटा अपने को ध्यान में रखनी है कि 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि इसके बाद में क्या कहानी होती है। तो पहले बेटा आप इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई क्या करेगी, इंटरडिजिटेड होकर यूटेराइन सेल्स के साथ में किसका फॉर्मेशन करती है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे होता क्या है देखो, एक बार मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या बना, मोरूला बना, मोरूला बना, ठीक है। देन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, एंड आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट क्या होने वाला है, आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा बेटा गैस्ट्रुला, एंड गैस्ट्रुला से फिर क्या बनेगा, फीटस या एम्ब्रियो जिसे हम बोलते हैं, एम्ब्रियो। एंड इसके बाद में जैसे ये फीटस बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये फीटस बना, एंड आफ्टर फीटस क्या होगा, बर्थ होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन बोलते हैं। तो अब होने वाला क्या है, सबसे पहले क्या होगा, डिसअपियरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सबसे पहली जो स्टेज होने वाली है वो क्या होगी, डिसअपियरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। एंड यहां पे क्या होगा, ये जो आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यानी इसके अंदर फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी, गैस्ट्रुलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती हैं बेटा, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स बनेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंड लास्ट वन इज द एंडोडर्म। क्या डिफरेंस होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं, फॉर्म कंप्लीट बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी। आप पढ़ते हैं कि हाँ दिस ऑर्गन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दिस ऑर्गन इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि आउटर सरफेस पार्ट सारे का सारा ही क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, बीच वाला सारा ही मेसोडर्म बनाएगा और अंदर वाला सारा ही एंडोडर्म। ये डिफरेंट पार्ट्स पे वेरी करता है। तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन। और इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन से क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर जर्म लेयर्स के बाद में क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा एंड मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट।
एंड देन आफ्टर मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इस मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स का क्या मतलब है? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स का मतलब है बेटा यहाँ पे कि कोई सा भी जो पार्ट है ऐसे ऊपर, क्योंकि ये जो लेयर्स है ये इन्वेजिनेट करेंगे एक्टोडर्मल ऊपर नीचे, कुछ इस तरीके से इसमें फोल्डिंग्स चलती रहती हैं। जैसे जो गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला जो स्टेज है उसमें एक ऐसा डायग्राम बनता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लो कि ये कुछ ऐसा था, ये क्या था, ये हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी अंदर की तरफ, ये हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इसके अंदर इन्वेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसका प्रोसेस स्टार्ट होता है? इन्वेजिनेशन। और इन्वेजिनेशन से फिर क्या बनता है कि ये यहाँ से कुछ पोर बनेगा, पोर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगी। इसको अपन क्या बोल देते हैं? ये वाला जो कैविटी है इसे हम बोल देते हैं आर्केंट्रोन, आर्केंट्रोन। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं? आर्केंट्रोन। और ये गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन हो रहा है। अब मान लो ये एक्टोडर्म है, ये अंदर की साइड चली गई और अंदर वाला बाहर की साइड आ गया, तो कुछ इस तरीके से इसमें मूवमेंट्स चलते रहते हैं। इस वजह से जो हमारा पूरा बॉडी पार्ट है वो इनसे बना रहता है। हमने फिजियोलॉजी के अंदर भी हर चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड ये जो जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो हर के बारे में हमें पता है। जियोलॉजी के अंदर हमने सेपरेट स्टडी किए, तो सबके अंदर हमें ये चीज़ें ध्यान में है। तो ये बेटा पूरा प्रोसेस होगा और इसी के साथ में पूरा डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगा। अब हम प्रेगनेंसी जो होती है उसका जो गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं। जो गेस्टेशन पीरियड होता है फीमेल के अंदर, गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? गेस्टेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 9 मंथ्स। कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का होता है। और इस 9 मंथ्स के गेस्टेशन पीरियड को हम कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं? 3 ट्राइमेस्टर के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। और एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपकी इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गई ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और ये वाली क्या है बेटा? इनर सेल मास है। ये जो इनर सेल मास है इनके पास में ये इनर सेल मास टोटीपोटेंट होती हैं, इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है और ये डिफ्रेंशिएट करके क्या कर सकती हैं? डिफ्रेंशिएट करके ये कंप्लीट क्या बना सकती हैं? ऑर्गन्स बना सकती हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी इनके पास में पोटेंसी होती है। क्या होती है? पोटेंसी होती है। इसलिए हम इन्हें स्टेम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? स्टेम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स भी होती हैं इनके अंदर, तो ताकि ये पूरे का पूरा क्या कर सकती हैं? डेवलपमेंट कर सकती है। तो इनके पास स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होते हैं जिनका टोटीपोटेंस यानी सारे तरह की सेल्स बना के वो अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल हो। तो आजकल तो काफ़ी टेक्निक्स आ रही हैं, इन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है। इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर आपका कोई भी ऑर्गन है वो डैमेज होता है तो इन स्टेम सेल्स को रीजनरेट करवा के, डिफ्रेंशिएट करवा के वापस से उसको फॉर्म किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी चल रही हैं। तो ये आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट कब होता है, किस स्टेज में होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लासेंटा की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया? चलो अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब आगे बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अपन ने गेस्टेशन पीरियड लिखा 9 मंथ्स का होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे कुछ डेज एंड इवेंट्स की बात करने वाले हैं कि 7th डे क्या होता है? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है 7th डे। ठीक है, 7th डे ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया। फर्स्ट मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट बन जाता है।
एंड हार्ट बीट हम सुन सकते हैं, हार्ट बीट। तो यहाँ पे हमें जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है, फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही क्या होगा, अपन ये हार्ट बीट सुन सकते हैं स्टेटोस्कोप की हेल्प से कि हाँ प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं स्टेटोस्कोप की हेल्प से उनमें ये सुना जा सकता है। सेकेंड मंथ क्या होता है, सेकेंड मंथ के अंदर, जैसे ये तो फर्स्ट मंथ की बात हुई, देन अपन बात करते हैं सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में क्या होगा बेटा, सेकेंड मंथ के अंदर, सेकेंड मंथ में हमें देखना पड़ेगा कि डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं, लिम्ब्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, लिम्ब्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड थर्ड मंथ तक आते आते क्या होता है कि थर्ड मंथ तक आते आते यहाँ पे थर्ड मंथ में जैसे ही हम पहुँचते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो थर्ड मंथ के अंदर बेटा क्या होगा कि यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट, मेजर ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये जो फॉर्म होते हैं यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ये यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कि इतने सारे इवेंट्स एक साथ यहाँ पे कंप्लीट हो गए थर्ड मंथ तक। अब फोर्थ मंथ के अंदर क्या होगा, फोर्थ मंथ के अंदर, फोर्थ मंथ में जैसे जैसे हम आते हैं, फोर्थ मंथ में क्या होगा बेटा, फोर्थ मंथ के अंदर यहाँ पे मेजर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, मेजर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा एंड ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और कब तक होता है, 18 ईयर्स तक होता ही रहता है ये तो, जब तक हम आ जाते हैं, जब तक भी हमारे ब्रेन्स का जो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है 18 ईयर्स तक, ठीक है। एंड फिफ्थ मंथ से क्या होगा, फिफ्थ मंथ में लगभग यहाँ पे क्या होता है, बॉडी हेयर्स एंड आईलेसेस, ठीक है। एंड यहाँ से अपन सीधी बात कर लेते हैं 7 to 9 थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं, अप टू थर्ड ट्राइमेस्टर, अप टू थर्ड ट्राइमेस्टर जो फिटस है वो क्या हो जाता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे कंप्लीशन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो वहाँ पे क्या होगा, फुली डेवलप्ड हो जाएगा, फीटस इज फुली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर तक फिटस जो है फुली डेवलप्ड हो जाता है। यहाँ पे आईलेसेस बन जाएंगे, आईलेसेस ओपन होने लग जाते हैं। अगर मान लो 7th या 6th मंथ में ही क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो वो क्या करता है बेटा, वो इमेच्योर रह जाता है, जो पूरी तरह डेवलप्ड फिटस नहीं होता। तो यहाँ पे ये अपने जो सारे इवेंट्स हैं 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर लगभग 34 to 36 वीक्स का है, ठीक है। डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा क्या फॉर्मेशन होता है, जो एनसीईआरटी के हैं। अब थर्ड मंथ के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाते हैं, यानी यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वाया एमिनोसेंटेंसिस टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, और एमिनोसेंटेंसिस के अलावा भी हम कर सकते हैं, सोनोग्राफी के अंदर भी हम देख सकते हैं। पर ये जो साइड है ये डॉक्टर्स दिखाते नहीं हैं, ये जो साइट्स हैं ये हमें कभी सेक्स डिटेक्ट किया नहीं जाता, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर क्या कल्चर चल रहा है, मेल फीमेल इनके बीच में थोड़ा वो चल रहा है कि हाँ लोग मेल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, बेबी बॉय को ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ ऐसा है कि हर पर्सन चाहता है कि हाँ हमारे घर में मेल चाइल्ड आए, तो ऐसा ही मतलब बेबी मेल आए, तो ऐसा धारणा है। इस वजह से ये सेक्स जो है ये बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, देन 5 to
4 to 6th मंथ तक क्या हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो जाता है, 6th मंथ तक क्या हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, एंड लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। देन अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एक बार थोड़ा प्लासेंटा की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। देन यहां से फिर क्या होगा, पार्च्यूरेशन होगा, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक अपन ने थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर ली, यहाँ पे ये आईलेसेस बन जाते हैं 6 तक, और अगर 9 से पहले होता है तो प्री मैच्योर होता है, एक तरीके से फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। तो अब बेटा अपन एक बात करने यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो फिटस डेवलप हो रहा है और वो मैटरनल बॉडी के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, इसकी हमने बात की थी, जिसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो हम एक बार प्लासेंटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्लासेंटा, जस्ट ए सेकेंड, कि हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा जो कोरियोनिक विलाई होती है, जैसे सपोज ये फिटस था, ये ट्रोपोब्लास्ट सेल थी, तो ये कुछ ऐसे कोरियोनिक विलाई की हेल्प से यहाँ पे ये अटैच हुई थी। अब ये कोरियोनिक विलाई और ये क्या है, यूटेराइन वॉल है, ये यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन वॉल है, और ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई है। ये आपस में इंटरडिजिटेड होकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिटवीन फीटस एंड मैटरनल यूटेराइन मैटरनल वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। और ये कनेक्टेड किसके थ्रू रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, कनेक्टेड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है बेटा, अब इसका काम क्या होता है, प्लासेंटा के फंक्शंस की हम बात कर सकते हैं कि प्लासेंटा के जो फंक्शंस होते हैं, इसको एक तो अपन टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब भाई एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कुछ हार्मोन भी सीक्रेट करेगी, इसके हार्मोन की चर्चा भी करेंगे। पहले अपन इसके और फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, CO2 को रिमूव करेगा, O2 को सेल्स तक, बॉडी तक पहुंचाएगा। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनको रिमूव करेगा। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग फीटस, प्रोवाइड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डेवलपिंग फीटस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। अब आगे और बात करें इसकी, यहाँ पे ये बेटा अपने सारे पॉइंट हो चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। अब हमने बात की थी कि ये एक क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है बेटा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा, लाइक HCG की फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ये एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड,
एंड नेक्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन की हम बात करते हैं तो ये रिलैक्सिन भी सीक्रेट करता है। किसके साथ में? ओवरी और इसके साथ में मिलकर ये क्या सीक्रेट करता है? रिलैक्सिन भी सीक्रेट करता है, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो मसल्स है उनको सॉफ्ट कर देता है और पार्चुरेशन के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ तक कि ये सारी मैकेनिज्म आपको ध्यान होनी चाहिए। HPL HCG कौन सा कहाँ एक्ट करता है, ये प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात हमने डिस्कस की। ये कोरियोनिक विलाई है, ये आगे चल के प्लासेंटा बना लेती है क्योंकि बिल्कुल इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आपको माइंड में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में बेटा अपन आगे डिस्कस करेंगे। HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन सारे हो गए। अब अपन इसके जस्ट बाद में अपन एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि आफ्टर 9 मंथ्स जैसे ही जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, फिर क्या होगा? पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हम देखेंगे क्या होता है पार्चुरेशन। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कैसी मैकेनिज्म है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ओके, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, वो क्या करता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड सेकेंड हाफ पे जो प्लासेंटा है ये सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस and hypothalamus to release ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल देते हैं। देन ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सिग्नल देगा किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर टू रिलीज, क्या रिलीज करे? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करता है बेटा? अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? आपने पढ़ रखा है हार्मोन के अंदर, ऑक्सीटोसिन के बारे में आप आराम से बता सकते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है मसल्स के अंदर। और दूसरा इसका काम क्या होता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है। ये कैसा हार्मोन है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क सिंथेसिस का काम प्रोलैक्टिन करता है, ये मिल्क का इजेक्शन का काम करता है। हमने मेमरी ग्लैंड के अंदर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। यूटेराइन
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। जैसे जैसे भाई कॉन्ट्रैक्शन होंगे, पुशिंग मूवमेंट होगा, जब भी तो बेबी आगे की तरफ मूव करेगा। फुल्ली डेवलप्ड फीटस ने एंड प्लासेंटा ने सिग्नल सेंड किया किसको, हाइपोथैलेमस को, टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। अब ये किसके हाइपोथैलेमस को, मदर के हाइपोथैलेमस को। सीधी सी बात है, यहाँ से सिग्नल जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, इधर अपन ड्रॉ नहीं करेंगे। अब क्या होता है, इसके जस्ट बाद में एक और होता है इसी के साथ में, जो ओवेरी है, ओवेरी एंड ये प्लासेंटा भी मिलके क्या रिलीज करते हैं, रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पे वर्क करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे वर्क करता है और इसको सॉफ्ट करने का काम करता है। यहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जो हिप के पीछे जो जॉइंट पे जो बोन्स होती हैं, यहाँ पे एक फैटी टिश्यूज होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो फीमेल होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस वहाँ पे कुछ मूवमेंट करवाता है। और मूवमेंट करवाने से क्या होता है कि ये रिलैक्सिन वहीं एक्ट करता है ताकि इजीली जो पीछे एक बोन है वो ऊपर की तरफ हो, थोड़ा खिसके यानी स्पेस हो, ताकि बेबी जो है वो इजीली पास आउट हो सके। और इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये जो यहाँ पे इस टाइम पे जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन ये सीक्रेट होने स्टार्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इस टाइम पे ये क्या स्टार्ट होता है, लेबर। ये टाइम क्या होता है, लेबर। और इसमें जो पेन होने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन। जैसे ही ये यहाँ पे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, लेबर, and the pain during labor is called pain during labor is called labor pain, labor pain। इसे हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं। पेन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड लेबर पेन। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस है इसके थ्रू हो गया क्या, देन स्टार्ट हो जाता है इसके बाद में आफ्टर पार्चुरेशन लैक्टेशन विल स्टार्ट। आफ्टर पार्चुरेशन लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, चलो उसको आप एक बार बेटा नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप उसे नोट डाउन कीजिए। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, हाँ बच्चों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं हम लैक्टेशन के बारे में कि लैक्टेशन क्या होता है, व्हाट इज लैक्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन होना। और ये मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, प्रोलैक्टिन स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, और ये पूरी तरह प्रोड्यूस होने लगता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। और नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मदर्स मिल्क, फर्स्ट मदर मिल्क कंटेन, फर्स्ट मदर्स मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बोलते हैं मदर के फर्स्ट मिल्क को। इट कोलेस्ट्रम, ठीक है, इट कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम बहुत एसेंशियल है, IgA एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत नेसेसरी है। मिल्क सिंथेसिस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। ठीक है, एंड मिल्क इजेक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, क्यों जरूरी होता है लैक्टेशन, क्योंकि बच्चा जो होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो इसी पे फीड करता है। ठीक है, मेनली मिल्क पे ही क्या करता है, फीड करता है, इसलिए लैक्टेशन जरूरी है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होते हैं। सो मदर्स फर्स्ट मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड कोलेस्ट्रम। येलोविश इन कलर, कैसे कलर का होता है बेटा, ये येलोविश कलर का होता है, येलोविश होता है। ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशंस होते हैं। अब यहाँ से, और ये सीक्रेट कौन करता है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेटेड कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो निपल से क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे जो मिल्क है एल्वियोलाई से इजेक्ट होगा। मिल्क इजेक्ट कौन करवाएगा,
ऑक्सीटोसिन है, वही मिल्क का इजेक्शन करवाता है। तो बेटा अब एक छोटा सा पॉइंट और देखने जा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहले पूछा भी जाता था, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ भी जाता है। इन जनरल बहुत ही सरफेसली हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या ऑब्जर्व हो रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। ये हमारा एम्ब्रियो है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के सराउंडिंग में ये कुछ मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं। जस्ट ऊपर की साइड में ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और एमनियोटिक फ्लूइड से ऊपर वाली जो लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स है। तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्ड क्यों है। रिक्वायर्ड है, ये जो एग होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के बेटा होते हैं हमारे एग्स, एक दो तरह के फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी एक बोलते हैं जिन्हें हम ओविपेरस और वीवीपेरस। तो ये सभी में मेंटेन रहती हैं ओविपेरस और वीवीपेरस के अंदर। तो उनको जो ओविपेरस है, एग लेइंग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के नाम है कोरियन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योकसेक। ठीक है बेटा, अब सबसे आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं, सबसे आउटसाइड में। और ये कोरियन बनती किससे है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म कौन सी है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं ये मिलकर आगे यहाँ पे ये क्या फॉर्म करती हैं, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती हैं, कोरियोनिक विलाई बनाती हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई बनी ये फर्दर फिर आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये क्या बनाती हैं, प्लासेंटा बनाती हैं। और प्लासेंटा के सारे फंक्शंस अभी अपन डिस्कस कर चुके इन डिटेल बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये जो कोरियन होती है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्टोमीजोडर्मल होती है, मीजोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर बनी हुई होती है, जो फर्दर आगे चलकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। ये जो आउटर कवरिंग है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। जस्ट इनसाइड ये वाला जो पार्ट है एक और होती है जिसे हम बोलते हैं एमनियोन। एमनियोन जो होती है वो आगे अम्बिलिकल कॉर्ड का भी फॉर्मेशन करती है। ये क्या बना रखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बना रखा है। ये मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है बेटा, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म से मिलके बनी है। ये कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये क्या करती है, अब इसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मान लो किसी भी एग पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको ठेस नहीं पहुंच पाती, उसको किसी तरह का कोई नुकसान या डैमेज नहीं होगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉकर की तरह होता है, जो कि आज जैसे गाड़ी में शॉकर्स होते हैं उसी की तरह ये काम करता है। और यहाँ से इंजेक्शन से हम एमनियोटिक जो फ्लूइड है और क्या क्या यूजेज है, एमनियोटिक फ्लूइड को हम यूज करके उससे हम पता लगा सकते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। बट ये इंडिया के अंदर यहाँ पे हमारे यहाँ टोटली बैन है एमनियोसेंटेंसिस। और इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, जैसे ही हम इंजेक्शन से इसको निकाल लेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, एमिनोसेंटेंसिस बोलते हैं। इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, एमिनोसेंटेंसिस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोसेंटेंसिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इसके नीचे मेसोडर्म हो गया। देन लास्ट में ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नीचे यहाँ पे ये एलेंटोइस है। एलेंटोइस का इन ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन ओनली ह्यूमन के अंदर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। स्टोर एक्सक्रीटरी मटेरियल, स्टोर एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको स्टोर करने का काम कौन करती है, ये एलेंटोइस है जो करती है। नेक्स्ट वन इज द, और जो और एनिमल्स हैं उनमें इसका काफी रोल है, जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर इसका ज्यादा रोल है। यहाँ पे हमारे ह्यूमंस के अंदर सिर्फ इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करने का। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये कुछ यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, योक सेक। अब आपने बोला कि सर हमारे अंदर ए लेसिथर टाइप का एग होता है, योक सेक प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें योक प्रेजेंट नहीं होता है।
इसका मेनली जो फंक्शन है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो ब्लड फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है, यानी हीमोपोइसिस का फंक्शन करती हैं, वो यॉर्क सैक के अंदर ही होता है। ये कोरियोनिक विलाई है, ये प्लासेंटा है जो इससे कनेक्टेड रहता है, और ये जो सारी लेयर्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये मैंने जो मेंशन किया इसे हमने बोला क्या, अम्बिलिकल कोर्ड दैट कनेक्ट प्लासेंटा टू द मैटरनल बॉडी टू फीटस। इसका काम इतना होता है। तो बेटा ये चारों लेयर आपको ध्यान होनी चाहिए, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, ये चारों लेयर हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन अपने चैप्टर का एंड करते हैं, एंड देन अब अपन मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, और ये हमने सारा डिस्कस कर ही चुके। लैक्टेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ओके, देन आप इसको नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।